नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आप देख रहे हैं ना, यह है बीपीएससी का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर। जी, आप जो देख रहे हैं यह है बीपीएससी का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को पास करने के बाद आप हाई स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के दावेदार हो जाएंगे। जी, इस पेपर को पास करने के बाद आप हाई स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाने के दावेदार हो जाएंगे। आपको अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में बहाली हो सकती है। तो बच्चों, आप सबको पता है ना कि इस पेपर में 120 क्वेश्चंस हैं, 120 अंक के हैं। इसमें से 40 अंकों का जनरल स्टडी है जी, और 80 अंकों का अंग्रेजी है। जी, आपको ज्ञात है कि इसमें 40 अंकों का सामान्य अध्ययन है और 80 अंकों की अंग्रेजी है। तो जो 40 अंकों का सामान्य अध्ययन है ना, सामान्य ज्ञान है, इसको हम छोड़ेंगे। हम लोग 80 अंकों की अंग्रेजी को देखेंगे। तो बच्चों, आइए एक एक करके इन 80 प्रश्नों के उत्तर को मैच करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, 1 से 40 तक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। 41 नंबर से अंग्रेजी का क्वेश्चन शुरू होगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों, जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक लॉन्गर सा पैसेज दिया हुआ है। जी बच्चों, यह एक लॉन्गर सा पैसेज दिया हुआ है। यहाँ से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से एक लॉन्गर पैसेज की शुरुआत होती है और इस पैसेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, इस पैसेज से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस पैसेज को परीक्षा भवन में भी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े होंगे, वहाँ से लौटने के बाद भी आप पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लाख पढ़ लीजिए, आप इस पैसेज को लाख पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जो उत्तर पूछे गए हैं ना, उन उत्तरों के बारे में आप शायद ही आश्वस्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डी नंबर दिया है ना कि उपरोक्त में से एक से अधिक, जब जब ये ऑप्शन मिलता है ना, तब तब आप उत्तर के बारे में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बताया जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज द ग्रैंड मदर लिस्टलेस दैट नाइट। आप पैसेज पढ़े होंगे तो बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी ना, जो दादी माँ थी, वह उस रात लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का अर्थ होता है बड़ा उदास थी, निरुत्साह थी, हतोत्साह थी, उनमें कोई एनर्जी ही नहीं थी। ऐसा क्यों था? तो कह रहा है कि सी वाज अनवेल, वह बीमार थी। तो ऐसा था नहीं बच्चों। सी वाज टू ओल्ड, यह बात सही थी। सी वाज एंक्सस, वह जिस ब्लैक संडे की बात कर रही थी ना, उस ब्लैक संडे को लेकर के वह एंक्सस भी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारा, है ना, यह सही विकल्प है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी है यह सही विकल्प है। मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से ज़्यादा उत्तर जो है ना इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हाउ बेस्ट कैन वन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टेलर। यानी जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसमें एक बूढ़ी दादी हैं जो स्टोरी टेलर का काम कर रही हैं, जो कथानक का काम कर रही हैं, जो कहानी कह रही हैं ना, तो उनको बेस्ट तरीके से कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो उत्तम मुझे लग रहा है वो बी है, चीयरफुल एंड लिवली ओल्ड लेडी थी। जी बच्चों, चीयरफुल और लिवली ओल्ड लेडी थी। ये कहता है कि गैरुलस एंड कॉन्टेनकरस, इसका मतलब होता है बातूनी और झगड़ालू तो थी नहीं। सी कहता है इंडोलेंट एंड ग्रमसी, मतलब अकर्मण्य और चिड़चिड़ा, ये भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से 42 का बी सही है। लेकिन बच्चों, सही जवाब उसी को माना जाएगा जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, है ना, कुछ दिनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हाट डज द टर्म हाथ फायर इंडिकेट। जो हाथ फायर देख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों, इसका मतलब फायर प्लेस होता है। वो अंगीठी होती है, आग होती है, जो ठंडे प्रदेशों में जलाई जाती है। आप भी अपने घरों में जलाते हैं और चारों ओर बैठ करके आग सेकते हैं, वही फायर प्लेस हुआ या हाथ फायर हुआ। नंबर 44 कहता है कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट नाइट। उस जिस नाइट की चर्चा हो रही थी ना पैसेज में, उस नाइट के बारे में क्या स्पेशल है। तो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा
कि इट वॉज द फेटफुल नाइट व्हेन ए पिकुलियर विंड ब्लो, यानी वह एक बहुत ही घातक रात थी जिस रात एक अजीब प्रकार की हवा क्या हुई थी, बही थी। तो मेरे हिसाब से 44 का बी सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 45 देखते हैं। 45 कह रहा है कि व्हाट इज द ट्राजेक्टरी, व्हाट इज द ट्राजेक्टरी दैट द सॉन्ग टेक्स इन द स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है ए कि द सॉन्ग अराइजेज फ्रॉम द ग्रेवयार्ड फीलिंग द होल विलेज एंड डिसअपियर्स बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेशन। जी मेरे हिसाब से 45 का ए सही होना चाहिए। जो गाना है ना वह ग्रेवयार्ड से निकलता है, यानी एक कब्रिस्तान शमशान से निकलता है, पूरे गांव में घूमता है और फिर ह्यूमन हैबिटेशन जो इंसान का बसावट है ना उससे आगे निकल जाता है। तो 45 का मेरे हिसाब से ए सही होना चाहिए। क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इसलिए सीधे 47 पे आते हैं। कह रहा है कि पीक आउट इज सिनोनिम फॉर द वर्ड रिब्यूक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जो आप एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हो, जो पैसेज पढ़े हो ना, उसमें जो वर्ड रिब्यूक दिया हुआ है ना, इसके लिए सिनोनिम ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। बच्चों रिब्यूक का मतलब होता है डांटना और फटकारना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चेस्टिसाइज्ड होना चाहिए। जी बच्चों, रेवेज्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना और एजिटेटेड का मतलब होता है क्रोधित होता है। तो मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ वर्ड यहाँ पे चेस्टिसाइज्ड, जी हाँ चेस्टिस्ड लग रहा है जी। तो 47 का बच्चों ए सही होगा। और इसके बाद बच्चों आइए 46 देखते हैं, 48 देख लेते हैं। कह रहे कि व्हिच वर्ड इन द स्टोरी इंडिकेट्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, यानी निम्न शब्दों में से कौन से वर्ड्स जो है ना वह सुपर नेचुरल एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों ईयरी भी इंडिकेट करता है, अनकैनी भी इंडिकेट करता है। अतः मेरे हिसाब से 48 का सही जवाब डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। बच्चों 46 कहता है, सुनिए 46 कहता है कि वाई डू लिसनर्स गेदर टू हियर स्टोरीज एट नाइट इन रिमोट विलेजेज upon द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो कहानी है ना नॉर्थ ईस्ट भारत की है, नागा कहानी है बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये सुनने वाले लोग हैं, जो स्टोरी सुनने वाले जो लोग हैं ना, वो इस रिमोट विलेज में पहाड़ी के ऊपर क्यों जमा हो जाते हैं, क्यों गेदर हो जाते हैं ना बच्चों। तो वाई डू लिसनर्स गेदर टू हियर स्टोरीज एट नाइट इन रिमोट विलेजेस upon द हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्यों इकट्ठे हो जाते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है कि दे आर इंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में इंगेज होते हैं इसलिए, या दे आर इंगेज्ड इन फार्म्स इसलिए। तो बच्चों पहले ही कहा गया है कि वे स्टूडेंट्स हैं। क्या है बच्चों, वे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ई होगा, नॉन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं। चूंकि वे स्टूडेंट हैं इसलिए उपरोक्त में से कुछ भी सही नहीं है। बच्चों अब ये 49 देखिए क्या कह रहा है। 49 कह रहा है कि डिस्क्राइब द लुक ऑन द स्टोरी टेलर, डिस्क्राइब द लुक ऑन द स्टोरी टेलर्स फेस व्हेन दे ऑल क्लियरली हियर द ट्यून ऑफ द सॉन्ग। तो बच्चों मेरे हिसाब से 49 का बी होगा, अलाइव एंड एनिमेटेड। जी बच्चों मेरे हिसाब से होगा अलाइव एंड एनिमेटेड। नंबर 50 कहता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लिसनर्स। आप लिसनर्स जो बच्चे जो उनकी कथाओं को सुन रहे थे ना, आप उनको कैसे वर्णित करेंगे, है ना। तो एज कैजुअल एंड इरिस्पॉन्सिबल, एज केयर फ्री एंड लाइट हार्टेड, एज पोलाइट एंड कंसिडरेट। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे डी सही जाएगा, यानी एक से अधिक जो है ना वो सही है। नंबर 51 लेते हैं। नंबर 51 कहता है बच्चों कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन नागा सोसाइटी। नागा सोसाइटी में स्टोरी टेलर जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो ए बेयरर ऑफ ट्रेडिशनल लोर, ये भी सही है। ए बेयरर ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। ए बेयरर ऑफ ट्रूथ, ये भी सही है। इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नंबर 52 कहता है बच्चों कि विच कॉलोकियल वर्ड is an equivalent of the term grandmother that has been used in the extract। इस एक्सट्रैक्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ना उसमें से ग्रैंड मदर के इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। तो बच्चों ग्रैंडमा भी है, ग्रैनी भी है, ग्रैंडमा भी कहते हैं, ग्रैनी भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरे हिसाब से डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 52 में, जी 52 में डी होगा। 53 देखिए कहता है
53 कहता है बच्चों कि वाई डज द स्टोरी टेलर फील दैट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द अर्थ एंड द विंड। ये 53 पूछ रहा है कि वाई डज द स्टोरी टेलर, यानी जो स्टोरी टेलर हैं उनको क्यों लगता है कि आज के जो युवा हैं ना वे धरती की आवाज़ और हवा की आवाज़ को सुनना भूल गए हैं। तो बच्चों एस्कैपिटल भी हैं वो लोग, इनअटेंटिव भी दिख रहे हैं, डिसबिलीवर भी दिख चुके, पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 53 का भी बच्चों डी हो जाएगा। 54 कहता है कि व्हाट इज द इनिशियल नोट ऑफ द सॉन्ग कंपेयर टू इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी, यानी जो एक्सट्रैक्ट है ना, जो स्टोरी जो है उसमें इनिशियल नोट क्या है, जो सॉन्ग की बात हो रही है ना, जो लड़की गा रही थी, तो उसका इनिशियल नोट क्या, इनिशियल नोट है बच्चों, उसको हीम कहा गया है, पिकुलियर विंड भी कहा गया है, लो हम भी कहा गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी डी होगा जी, मेरे हिसाब से 54 नंबर में भी डी होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों कि अंतिम सत्य क्या होगा, जो ऑफिशियल की आएगा वो होगा। जहाँ जहाँ बच्चों एक से अधिक आता है ना जवाब में कि एक से अधिक ऑप्शन सही है, तहाँ तहाँ सही जवाब बताना बड़ा मुश्किल होता है, और विशेषकर कॉम्प्रीहेंशन में, है ना। तो 54 का डी मेरे हिसाब से। आइए देखिए 55 क्या कहता है। 55 कहता है बच्चों पिक अप एन इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड कैडेंस और रीदम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी में जो वर्ड रीदम और कैडेंस है ना उसके बदले आप उसका इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों हम भी हो सकता है, लिल्ट भी हो सकता है, ट्यून भी हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से 55 में भी डी होगा। क्या होगा, डी होगा। बच्चों 56 कहता है कि विच फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी टेलर, यानी स्टोरी टेलर के संबंध में कौन सा फ्रेज जो है ना, तो उनकी फीलिंग उनकी सरप्राइज और उनके एस्टोनिशमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। पिकुलियर ग्लो भी दिख रहा था, अलाइव एंड एनिमेटेड भी दिख रही थी, एज दो स्विमिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, सॉरी हाँ, तो ई और बी ठीक लग रहा है, इसलिए यहाँ पे डी जाइए जी, 56 का डी हो जाएगा। 57 कहता है कि द नरेटर सीम्ड आउट ऑफ जॉइंट बिकॉज शी वॉज अनवेल, शी वॉज लिस्टलेस, शी वॉज ट्रैप्ड इन डार्क। तो बच्चों लिस्टलेस थी ही और वो डार्क थॉट्स में भी ट्रैप्ड थी। तो मेरे हिसाब से 57 का भी डी होगा, एक से अधिक। 58 कहता है कि विच फ्रेज इज द एक्सट्रैक्ट इज अ क्लोज इक्विवेलेंट ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब एकदम शांति जो होती है ना, तो उसका इक्विवेलेंट क्या है, डेथ लाइक साइलेंस भी वही होता है, हॉन्टेड साइलेंस भी होता है, आईसी साइलेंस भी वही होता है। तो 58 में भी बच्चों डी होगा, 58 में भी डी होगा। 59 नंबर देखिए। 59 कह रहा है कि व्हाट मेड द लिसनर्स स्केप्टिकल, यानी लिसनर्स क्यों स्केप्टिकल हो गए थे, क्यों वे संशय में पड़ गए थे। तो बच्चों एजुकेटेड थे, रैशनल थे, दोनों सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से 59 का भी डी होगा, 59 का भी क्या होगा बच्चों, डी होगा। नंबर 60 कहता है कि विच एलिमेंटल फीलिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द स्टोरी। तो बच्चों ट्रेजिक फीलिंग भी है इसमें, एलेजियक फीलिंग भी है। तो मेरे हिसाब से 60 में भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 60 में भी डी हो जाएगा। अब 61 देखते हैं कि व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द फ्रेज व्हिप्स अराउंड। बच्चों व्हिप्स अराउंड का क्या अर्थ, मतलब क्लोज में क्या है। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पर भी डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 62 कह रहा है कि व्हाई इज द नरेटर डिस्क्राइब्ड एज चर्पी। नरेटर को चर्पी क्यों कहा गया है, क्योंकि बड़ी खुश मिजाज थी बच्चों। तो एज सी चीयरफुल भी सही लग रहा है, एज सी चर्प्स लाइक ए बर्ड, जो चर्पी होता है वो चर्प लाइक बर्ड भी होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों 62 में भी डी हो जाएगा जी, 62 में भी डी हो जाएगा। 63 कह रहा है कि व्हाट मेमोरीज डिड द सॉन्ग ब्रिंग बैक टू द नरेटर एंड द लिसनर्स। वो कौन सी मेमोरीज है जो नरेटर को भी और लिसनर को भी फिर से याद आती है, ब्रिंग बैक करती है। तो एनिवर्सरी ऑफ दैट ड्रेडफुल संडे, उस संडे की याद दिला रही है, या डेथ एनिवर्सरी ऑफ अपेन्यो। बच्चों ये सब सही हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से डी होगा जी। 63 का भी क्या होगा, डी होगा। 65 कह रहा है, सॉरी 64, कि व्हाई इज दैट पर्टिकुलर डे रेफर टू एज ब्लैक संडे। उस डे को ब्लैक संडे के रूप में क्यों रेफर किया गया है जी, उस डे को ब्लैक संडे के रूप में क्यों। तो उस दिन बहुत बच्चों एट्रोसिटीज़ हुई थी, तो डेथ ऑफ अपेन्यो एंड एट्रोसिटीज सफर्ड बाय द विलेजर्स ऑन ए सर्टन संडे, ये भी सही है। और एट्रोसिटीज सफर्ड बाय द विलेजर्स ऑन ए सर्टन संडे, ये भी सही है। तो 64 का भी डी होगा, 64 का भी डी होगा। नंबर 65 कहता है कि व्हाई डू यू थिंक द नरेटर स्क्वाट्स ऑन द बेयर अर्थ। यानी आपको क्यों लगता है कि नरेटर जो है ना वो ज़मीन पे बैठती हैं, स्क्वाट करती हैं, क्यों करती हैं। तो बच्चों यह नागा लोगों का बैठने का क्या है, तरीका है। तो इसका सी सही होगा, 65 का सी सही होगा। यह नागा लोगों का बैठने का क्या है, तरीका है फॉक के दौरान, तो 65 का सी होगा। अब ये बच्चों ग्रामर में चलते हैं। यहाँ पे कुछ मामले आसान मिलेंगे और यहाँ पे सटीक आंसर बताना बहुत ही आसान होगा, तो ध्यान से सुनिए। ये 66 से 75 तक के जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो आइए एरर डिटेक्ट करते हैं। बच्चों लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे बिटवीन के बदले आप एमोंग करें जी, बिटवीन के बदले यहाँ पे क्या करेंगे, एमोंग करेंगे। इसलिए नंबर बी क्या है, एरर है। एरर किस में है, बी में। 66 के बी में एरर है। 67 कहता है कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। बच्चों आपको बार बार बताया जाता है कि अनलेस एक खुद निगेटिव वर्ड है, तो अनलेस के साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आता है, अतः डोंट का प्रयोग यहाँ पे गलत है। अतः 67 का ए पार्ट सही है। 68 कहता है कि स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। बच्चों बार बार कहा जाता है कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, तो यह वाक्य मेरे हिसाब से ठीक लगता है, इसलिए यहाँ पे 68 में ई होगा। क्या होगा, ई होगा। 69 देखिए, ही टॉक्ड एज इफ ही वाज अ मैड। बच्चों एज इफ मतलब होता है मानो, एज इफ के बाद हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे वाज दिया हुआ है, इसलिए 69 का सी गलत है जी, 69 का सी गलत है। 70 में देखिए एरर कहाँ है। 70 कह रहा है कि माई वॉच विच वाज डैमेज्ड इज़ ना यूजलेस। यानी मेरी घड़ी जो डैमेज, जो ख़राब हो गई थी, अब बेकार है। इसमें मुझे कहीं गलती नहीं दिखती है, तो 70 का ई सही होगा, 70 का ई सही होगा। 71 देखते हैं। सी ऑट टू ओबे हर पेरेंट्स, यानी उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो बच्चों ऑट टू हैव ओबे, जब हैव है तो ओबेड होना चाहिए जी। जब हैव है तो ओबेड होना चाहिए, और नहीं तो हैव को हटना चाहिए। तो जो भी एरर है मेरे हिसाब से 71 के बी में है, 71 के बी में है। 72 कहता है कि यू विल गेट वेट, आप भींग जाओगे इफ़ यू विल गो आउट इन द रेन, यदि आप बारिश में जाओगे। तो बच्चों आपको पता है ना कि इफ से कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत होती है और कंडीशनल क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मेरे हिसाब से 72 के बी में एरर है जी, 72 के बी में एरर है। 73 कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री जी। यहाँ बच्चों वन ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और जब वन ऑफ द और सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आने वाला नाउन प्लुरल होता है। अतः बी में भी एरर है और सी में भी एरर है, अतः आपका सही जवाब डी होगा। क्या होगा, डी होगा। 74 कह रहा है कि नाइदर यू नॉर ही आर गिल्टी। बच्चों जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ते हैं ना, तो क्रिया अपने सबसे करीब आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो आर के सबसे करीब में क्या है, ही है, तो ही के साथ आर नहीं लगता, ही के साथ इज लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से 74 का सी गलत है जी, 74 का सी गलत है। 75 कह रहा है कि नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। बच्चों याद रखिएगा, आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो जब यहाँ पे थ्री पेन्स है, तीन कलमों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे नाइदर का प्रयोग नहीं, नॉन का प्रयोग होना चाहिए। अतः मेरे हिसाब से 75 का ए यहाँ पे एरर है जी, 75 के ए में एरर है। 76 नंबर कहता है कि सी एलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, और इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है।
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है हैड प्लस बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप। तो 76 का बी सही होगा, 76 का बी सही होगा। जो 77 कहता है कि ही फ्लेड, वह भाग गया, वेयर हीज परसूअर्स कुड नॉट फॉलो, यानी वह वहाँ भाग गया जहाँ उसके परसूअर्स मतलब खोजने वाले उसको ढूंढ नहीं सकते। तो कह रहा है कि अंडरलाइन जो सेक्शन है ना, वेयर हिज परसूअर्स कुड नॉट फॉलो, ये क्या है? तो वह कहाँ भाग गया, ये प्लेस बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला मामला है। तो बच्चों यह जो है यह एक एडवर्ब क्लॉज है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है, वह एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, क्या है बच्चों? वेयर हिज परसूअर्स कुड नॉट फॉलो, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो 77 का बी सही होगा। 78 कह रहा है कि द अम्ब्रेला विथ अ वुडन हैंडल इज माइन, यानी छाता जिसका हैंडल मुठिया लकड़ी का है ना, वो मेरा है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज या फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पार्ट। ये कह रहा है कि विथ ए वुडन हैंडल, ये क्या है? तो बच्चों ये जो है ना, ये अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है, अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है। अतः यह एडवर्ब क्लॉज तो होगा नहीं, यह एडवर्ब फ्रेज होगा नहीं, ये मेरे हिसाब से बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लॉज। फिर क्लॉज भी तो नहीं है, चूंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है तो फिर ये क्लॉज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव जाना होगा। यहाँ बच्चों दुविधा की स्थिति है। 78 या तो ए होगा नहीं तो ई होगा। जब ऑफिशियल की आएगा तो एक बार आप इसे देख लेंगे, मैं यहाँ तारा लगा दे रहा हूँ। नंबर 79 क्या कहता है सुनिए। 79 कहता है कि आई हैव सम ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म देम। यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है जोड़ने के लिए बच्चों। तो ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है। आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है 2 + वर्ब 1। तो ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, तो 79 में सी हो गया। और सी कह रहा है ही डिजर्व टू सक्सीड ही फेल्ड। यहाँ पे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को मिला करके वाक्य को जोड़ना है बच्चों। तो ये बट का प्रयोग किया गया है, तो बट जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो एडवर्ब हुआ नहीं। और दूसरा में ये दो कह रहा है बच्चों, तो दो से यहाँ पे वाक्य को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये फेल्ड अनडिजर्वडली है, मोर देन वन। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। यहाँ भी बच्चों दुविधा की स्थिति है। 81 कह रहा है कि हर हस्बैंड डाइड, उनके पति मर गए। सी हर्ड द न्यूज, उन्होंने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। यूज ए प्रेपोजिशन थे नाउन और जेरंड, यानी प्रेपोजिशन और जेरंड दोनों का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पे परफेक्ट आंसर सी हो, सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा। ऑन हियरिंग, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, हियरिंग जेरंड हो गया। अतः यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 81 है ना, उसका बी सही होगा। 81 का क्या सही होगा बच्चों? बी सही होगा। आइए 82 पर चलते हैं बच्चों। 82 करेगा ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा और भाग गया। यहाँ पे मैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। तो ए में पार्टिसिपल है, सही है। इसमें पार्टिसिपल नहीं है, नहीं होगा। ही रैन अवे आफ्टर, ये भी सही लग रहा है बच्चों, ये भी सही लग रहा है। सी भी सही लग रहा है, ये भी ठीक है। सी भी सही है, तो डी ले लीजिए। 82 का डी ले लीजिए बच्चों। 83 कह रहा है कि इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित में पंक्चुएशन मार्क लगाना है। सी रेड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड एडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले। यहाँ पे कफन को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, ये सही नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए अंत में फुल स्टॉप नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन ये सही है बच्चों। 83 का सी सही होगा। सी रेड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड एडेप्टेड टू ए रेडियो प्ले। तो बच्चों 83 का सी सही होगा। 84 कह रहा है कि इफ़ ही इज़ एट होम, अगर वह घर पे होगा, आई शैल सी हिम, तो मैं उससे मिलूंगा। ये क्या है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बच्चों। देख लीजिए इफ़ क्या है, तो इफ़ से हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत होती है। तो जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलता है ना, तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो 84 का सी सही होगा। 85 देखिए, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन तुम्हारी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और से जोड़े हैं। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तब वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो 85 का बी सही होगा। 86 देखते हैं बच्चों। 86 कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। तो 86 कहता है कि यू एट फीस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने मछली खाई, यह उदाहरण है क्लॉज का, फ्रेज का या सेंटेंस का। तो यू सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब हो गया, फीस ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस है। 86 का सी सही होगा। बच्चों 87 कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट व्हिच कैन नॉट बी रेड। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? तो इलेजिबल। क्या कहते हैं बच्चों? इलेजिबल। इनविजिबल नहीं होगा, इन एलिजिबल नहीं होगा, इलेजिबल। तो 87 का ए होगा, जिसको पढ़ा नहीं जा, है ना, अपाठ्य। 88 देखिए बच्चों। 88 कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एस्कुरिलस। इसका एंटोनिम क्या होता है बच्चों? एस्कुरिलस का मतलब होता है इनडिसेंट। क्या होता है बच्चों? इनडिसेंट। तो इनडिसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंट। अतः 88 का बी सही होगा। 88 का बच्चों बी सही होगा। 89 कह रहा है कि आई लेफ्ट दैट हाउस, मैंने उस घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो कह रहा दैट बताइए क्या है? दैट क्या है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है नहीं, चूंकि हाउस नाउन आया है तो प्रोनाउन तो ये है नहीं। दैट एडवर्ब है नहीं, नाउन है नहीं। तो फिर बच्चों मेरे हिसाब से 89 का ई होगा। 89 का ई होगा, नॉन ऑफ द एबव। 90 कहता है कि द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज सिंक्रोनाइज। ये तो सारे बच्चे जानते हैं ना, मोबाइल वाले, सिंक्रोनाइज। तो 90 का ए सही होगा, जिसको सिंक करना कहते हैं। तो 90 का क्या होगा? ए होगा। 91 देखिए। द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। इसमें से गलत शब्द बताना है। तो इरेप्रिसिबल तो बच्चों सही है, ब्यूरोक्रेसी गलत है, और ये जो पुसिलामिनिटी है ना, ये भी बच्चों क्या है? गलत है। तो मेरे हिसाब से 91 का डी होगा। 91 का क्या होगा? डी होगा। 92 कहता है कि ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग इज नोन एज, यानी जिनकी स्पेलिंग खराब हो उनको क्या कहते हैं? तो कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैकोग्राफिस्ट। तो 92 का सी होगा। बच्चों 93 देखते हैं क्या कहता है। 93 कहता है कि द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द अप्रोब्रियस। जी, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, अप्रोब्रियस, इसका हमें नियरली अपोजिट, यानी इसका हमें उल्टा बताना है। क्या बताना है बच्चों? उल्टा। तो जो अप्रोब्रियस देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब अपमानजनक होता है। तो इसका सही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। तो 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 94 देखते हैं बच्चों। 94 कहता है कि द टर्म क्विनकेनियल स्टैंड्स फॉर। जो क्विनकेनियल है ना, इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब 4 वर्ष में होना, 6 वर्ष में होना, 7 वर्ष में होना। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो क्विनकेनियल होता है ना, ये 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? ये 5 वर्षों में होता है। तो मेरे हिसाब से नॉन ऑफ द एबव होगा। क्या होगा? नॉन ऑफ द एबव, चूंकि ये नहीं है। तो 94 का ई होगा। 95 है एक कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो। तो 95 का ए सही होगा। 96 देखिए। 96 कहता है कि द प्रिंस सेड, प्रिंस ने कहा, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। इसका स्पीच चेंज करना है। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं ना, सेड है तो स्पीच पास्ट टेंस में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? पास्ट टेंस में जाना चाहिए। तो गिव्स है, ये होगा नहीं। ये गेव है, ये गेव है, लेकिन ये गेव है बच्चों, लेकिन गेव के बाद मी है, तो मी है तो प्रिंस के हिसाब से यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो ये भी चेंज नहीं हुआ है। ये हैड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ 96 में ई होगा। 96 में बच्चों मेरे हिसाब से क्या होगा? ई होगा। 97 है ही इंक्वायर्ड वेदर ही इज नेम वाज नॉट अहमद। यहाँ पे स्पीच चेंज करना है बच्चों। 97 में स्पीच चेंज करना है। तो इज नॉट तो होगा नहीं, इज नॉट तो होगा नहीं, इजंट होता है। तो मेरे हिसाब से 97 का सी होगा। 97 का क्या होगा? सी होगा। 98 कहता है कि डॉट योर आइज
एंड क्रॉस योर टीज, देन ऐड 2 5s एंड 4 2s, पंक्चुएशन मार्क लगाना सिंपल तरीका होता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगा नहीं है, यहाँ पे लगा नहीं है। सी देखिए, सी में सब जगह लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 98 में बच्चों सी होगा जी। 98 में क्या होगा? सी होगा। 99 कहता है कि मूनलाइट इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय। तो बच्चों मून भी क्या है? नाउन है, लाइट भी नाउन है, अतः 99 का ए सही होगा, नाउन प्लस नाउन मूनलाइट। 100 चलते हैं। 100 भी वैसा ही सवाल है बच्चों। रेड हॉट इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय। तो रेड भी क्या है बच्चों? रेड भी एडजेक्टिव है, हॉट भी एडजेक्टिव है, अतः 100 का बी सही होगा। 100 का क्या होगा? बी सही होगा। 101 देखिए। He who had suffered most in the cause, let him speak. The correct sentence is let him who has suffered, he who has suffered। इसमें दो सही लग रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 101 का डी होगा। 101 का क्या होगा बच्चों? डी होगा। 102 कहता है व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, पंक्चुएशन मार्क लगाना है। तो ये बच्चों क्या है? क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लामेशन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, तो 102 का बी होगा। 102 का क्या होगा बच्चों? बी होगा। अब 103 देख लेते हैं। 103 कहता है कि ही ब्रोक द ग्लास, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड इनटू इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो द ग्लास ब्रोक। ग्लास ब्रोक, देखिए ब्रोक के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः 103 का सी सही होगा। 104 कहता है कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। इसे टेंस बताना है। क्या बताना है? टेंस बताना है। तो यहाँ पे एम और क्रिया का चौथा रूप है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो 104 का बी सही होगा। 105 कहता है कि व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। आपके भाई ने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी? पैसिव बताना है। तो बच्चों सिंपल पास्ट का है तो वाज होगा, तो व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, 105 का ये होगा, क्योंकि वाक के डिड आने से सिंपल पास्ट का है, तो जब सिंपल पास्ट का है तो एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो वाज आएगा, तो ये सही हो जाएगा। व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, तो 105 का ए सही होगा। 106 कहता है, 106 से 10 तक ये सब बच्चों अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना, इडियम्स और फ्रेजेज है। तो 106 कहता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब तो अचानक कोई बुरी खबर, कोई बुरा आघात, तो ए सडन कैलामिटी। क्या हो जाएगा? सडन कैलामिटी, तो 106 का ए होगा। 107 देखिए क्या कह रहा है, डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है किसी से पीछा क्या कर लेना, छुड़ा लेना, तो मेरे हिसाब से टू डिस्ट्रॉय होगा। 107 का सी होगा। 8वां का टू कास्ट ए स्लर ऑन। स्लर का मतलब बेइज्जती टाइप का वाक्य है, ये आरोप टाइप का वाक्य है, तो बच्चों ब्लेम भी हो जाएगा, एक्यूज भी हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 108 में डी चलेंगे। 108 में डी चलेंगे। 109 कहता है बच्चों कि टू बी एट सी। टू बी एट सी का मतलब होता है बच्चों दुविधा में होना, तो 109 का भी कन्फ्यूज हो जाएगा, 109 का बी कर लेंगे। 110 कहता है इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी, तो क्विकली करिए, तो 110 का ए सही हो जाएगा। अब 111 से 15 में आइए, सुटेबल वर्ड्स फिल करना है। तो 111 कहता है कि ही हैज़ बीन इल खालिसन ट्यूसडे। तो बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन सिंस दिख नहीं रहा है, इसलिए 111 में ई कीजिए। 111 में ई कर लीजिए। 112 कह रहा है सी राइट्स, खाली स्थान है पेन, वह कलम से लिखती है, इंस्ट्रूमेंट वाला मामला है, विथ का प्रयोग कीजिए। 112 में विथ हो जाएगा। 113 कहते हैं द कार वाज रनिंग, जब भी स्पीड बतानी हो एट, जी जब भी स्पीड बतानी हो तो एट का प्रयोग करें, 113 का सी हो जाएगा। 114 है ही डाइड खाली स्थान कॉलरा, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है ना तो डाई के बाद ऑफ आता है, तो 114 का बी हो जाएगा। 115 है देयर इज ए रिवर खाली स्थान माई रेजिडेंस, यानी मेरे आवास के बगल में एक नदी बहती है, तो बगल में के लिए सी हो जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो 115 का सी हो जाएगा। 116 देखते हैं। 116 में बच्चों यह एक पैसेज दिया हुआ है मैकबेथ के बारे में, और पूछ रहा है कि द एग्जैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल जो है ना ये किस चीज़ का है, तो रिव्यू भी है बच्चों, समरी भी है, पैराफ्रेज भी है, तो मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
116 का डी हो जाएगा। 17 कहता है 117 कि डिलिनिएट द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है ना, उसके जो गुण होते हैं ना, उसको चित्रित कीजिए। तो वह शॉर्ट भी होता है, प्रिसाइज भी होता है, टू द पॉइंट भी होता है। तो 117 का डी होगा। 117 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 118 आइए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़े होंगे बच्चों, फिर से पढ़ लीजिए। तो ये क्या है? तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कन्वर्सेशन है। क्या बच्चों? देखिए, मोनोलॉग तो है नहीं, डायलॉग भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो डायलॉग, कन्वर्सेशन, यहाँ दुविधा की स्थिति है बच्चों। मेरे हिसाब से यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, लेकिन डी से भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। कन्वर्सेशन होगा, डायलॉग भी हो सकता है। अतः या तो ए होगा या डी होगा। आंसर किसे मैच करेंगे? ऑफिशियल जो आएगा। और उसके बाद बच्चों 119 कहता है कि पॉइंट आउट द एरर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 18। 18 वाला एरर बताना है, तो यहाँ पे डी करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव।